हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि हमने एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 जिसमें हम वर्ग की पढ़ रहे थे, तो उसका हमने पार्ट फर्स्ट भी कंप्लीट कर लिया था और पार्ट सेकंड भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट थर्ड, जिसमें हम जिसमें हम सबसे पहले एनिमेलिया जंतु जगत का वर्गीकरण देखेंगे। फिर एनिमेलिया जंतु जगत वर्गीकरण के अंदर उसको 10 वर्गों में बांटा गया है, तो उनको भी देखेंगे। जैसा कि पहला संघ पॉलीफेरा, दूसरा संघ सिलेंडेटा या नाइडेरिया, तीसरा संघ प्लेंटी हेलमिंथीज और चौथा संघ स्केलेमेंथीज, पांचवा एनिलिडा, छठवां संघ ऑर्थोपोडा, सातवां संघ मूलस्का, आठवां संघ इकाइनो इकाइनोडर्मेटा, नौवां संघ प्रोटोकार्डेटा और 10वां संघ संघ कॉर्डेटा कार्डेटा। तो इन सभी को हम पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। बाकी जो पार्ट 4 है, यानी कि जो संघ कार्डेटा है, उसके भी उपसंघ है वर्टिब्रा, तो इनको हम पार्ट 4 में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज हमारा पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एनिमेलिया जंतु जगत का वर्गीकरण। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं संघ पॉरीफेरा। तो जो संघ पॉरीफेरा है, इसमें इस संघ में आने वाले जंतुओं को साधारणतः स्पंज कहते हैं। यानी कि जो संघ पॉरीफेरा है, इसमें इसमें आने वाले जंतुओं को स्पंज कहते हैं। इनका शरीर या तो गोलाकार होता है या इनका कोई विशेष आकार नहीं होता है। आर ई ग्रांट 1825 ई ने इसकी आकार की तथा शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन किया किया और इन जंतुओं के समूह का नाम पॉरीफोरा रखा। यानी कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि पॉरीफेरा संघ का नाम किसने रखा, तो यह रखा है आर ई ग्रांट ने 1825 में। जैसा कि हम यहाँ पर उदाहरण में भी देख सकते हैं, साइकोन यूपिलेक्टेला स्पॉन्जिला, साइकोन यू यू स्पॉन्जिला, ये है स्पॉन्जिला, यह है यूपलेप्टेला। यूपलेप्टेला तो यह आएंगे संघ पॉरीफेरा में, ये सभी जंतु आते हैं। अब इनकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। तो पॉइंट नंबर पहला, यह बहुकोशिकीय जंतु हैं। इनमें अधिकांश समुद्र में पाए जाते हैं। यानी कि जो संघ पेरिफेरा के जंतु हैं, यह अधिकांश समुद्र में पाए जाते हैं। ये सामान्यतः स्पंज कहलाते हैं। ये स्थानबद्ध होते हैं, यानी कि ये यहाँ वहां घूमते नहीं हैं, यह एक जगह किसी भी चीज से चिपके रहते हैं। यानी कि स्थानबद्ध होते हैं तथा किसी आधार से चिपके हुए पाए जाते हैं। तो यह होते तो बहुकोशिकीय हैं, लेकिन जैसे हमारी कोशिकाएं जुड़ी हुई हैं, इस प्रकार से इनकी कोशिकाएं जुड़ी नहीं होती हैं। इसलिए इनके अंदर छिद्र छिद्र टाइप के होते हैं। इसीलिए इन्हें स्पंज कहते हैं। अगला पॉइंट अगला पॉइंट है, इनका शरीर छिद्रित होता है। छिद्र ऑस्टिया कहलाते हैं। इन्हीं छिद्रों से जल शरीर की गुहा गुहा में प्रवेश करता है और फिर बड़े छिद्र ऑस्कुलम ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकल जाता है। शारीरिक रचना अत्यंत सरल होती है। शरीर में ऊतक नहीं होते हैं। यानी कि इनकी जो है तो बहुकोशिकीय, जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपको समझाया, लेकिन इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वह एक दूसरे से जुड़ती नहीं है, इसलिए यह ऊतकों का निर्माण नहीं नहीं करते हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि शरीर में ऊतक नहीं होते हैं। जब कोशिकाएं जुड़ेंगी नहीं तो ऊतक का निर्माण कहाँ से होगा। देह आकृति कलश या थैलीनुमा गोलाकार या शाखित होती है। शरीर कठोर वाह्य कंकाल से ढका होता है। कंकाल में कांटे के समान कुछ संरचनाएं होती हैं, जिन्हें इस स्प्रिकूल्स कहते हैं। स्प्रिकूल्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 या सिलिका के बने होते हैं। अगला पॉइंट है, इनकी प्रजनन साधारणतः अलैंगिक विधि से मुकुलन बडिंग या जैमूल द्वारा होता है। अगला पॉइंट है, ये कुछ द्विलिंगी भी होते हैं, अतः लैंगिक प्रजनन शुक्राणु स्पर्म एवं अंडाणु ओवम के संयोग से भी होते हैं। यानी कि इनमें अगर हम
संघ पोरीफोरा की बात करें तो इनमें जो जीव आते हैं कुछ द्विलिंगी भी होते हैं, अतः लैंगिक प्रजनन शुक्राणु एवं अंडाणु के संयोग से भी होता है। अगला पॉइंट है, इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, अर्थात शरीर के नष्ट हुए भाग का निर्माण पुनः हो जाता है। यानी कि अगर इनका शरीर का कोई भाग भाग कट जाता है या कुछ भी हो जाता है या खराब हो जाता है तो इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, तो वह पार्ट ये फिर से निकाल लेते हैं, जैसा कि हमने छिपकली की पूंछ देखी कि वह टूटने के बाद फिर से उसी प्रकार से निकल आती है। चलिए अगला पॉइंट हम उदाहरण के तौर पर देखें तो साइकोन, हाइलुनेमा, यूपिलेक्टेला, यू स्पोंजिया, स्पोंजिला मेदुजल में पाए जाते हैं। अगला अगला संघ है सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया, यानी कि सिलेंट्रेटा भी इसे कहते हैं और नाइडेरिया भी कहते हैं। यह जीव जलीय, अधिकांश समुद्री एकाकी एकाकी या संघचारी जंतु हैं। ये डिप्लोब्लास्टिक या द्विस्तरीय प्राणी हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझाया था। अगला पॉइंट है, शरीर का बाह्य स्तर एक्टोडर्म तथा भीतरी स्तर एंडोडर्म या गेस्टोडर्मिस होता है। दोनों स्तरों के बीच में आकुष्कीय या मेसोगलिया होता है। शरीर की कोशिकाएं ऊतक स्तर पर व्यवस्थित होती हैं। देह भित्ति से घिरी सिलोनटोन सिलोनटोन या जठर गुहा वाहिनी गुहा होती है। अगला पॉइंट है, इनका मुख शरीर के उभरे हुए अगले भाग के शीर्ष पर एक त्रिकोणीय संरचना के रूप में होता है, जिसे हाइपोस्टोम कहते हैं। मुख के चारों ओर स्पर्शक होते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण तथा बहिर्क्षेपण दोनों मुख द्वारा ही होता है। अब देखिए आप, इनका जो भोजन है, जो इनका भोजन का अंतर्ग्रहण तथा बहिर्क्षेपण दोनों ही मुख द्वारा ही होता है। अगला पॉइंट है, इनकी देह भृति में इंटरस्टिशियल कोशिकाएं तथा नाइड ब्लास्ट या दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। दंश कोशिकाओं की उपस्थिति इस संघ का मुख्य लक्षण है, जो जंतु जगत में अन्यत्र नहीं मिलता है। ये कोशिकाएं आत्मरक्षा, वस्तु से चिपकने या शिकार पकड़ने में सहायता करती हैं। अगला पॉइंट है, इनकी कोशिकाओं में स्थायी श्रम विभाजन पाया जाता है, अर्थात अलग अलग कार्यों के संपादन के लिए भिन्न भिन्न कोशिकाएं होती हैं। अगला पॉइंट है, यह मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन करते हैं, लेकिन लैंगिक प्रजनन में शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो हाइड्रा, ओरेलिया, समुद्री एनीमोन, कोरल, फायसेलिया, जैसा कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये सभी इसके उदाहरण हैं। अगला है, तीसरा संघ है प्लेंटीहेल्मिन्थीज। यह जीव डिप्लोब्लास्टिक या त्रिस्तरीय या द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। ये परजीवी होते हैं। कुछ प्रजातियां स्वतंत्र जीवी या स्वच्छंद जैसे फिलोनीरिया होती हैं। यह देह गुहा रहित जंतु है, अर्थात इनके शरीर में देह गुहा नहीं पाया जाता है। इनका शरीर पृष्ठ अधोदिशा में चपटा होता है। आहार नाल केवल मुख द्वारा बाहर खुलता है। फीता कृमि में आहार नाल अनुपस्थित होता है। यानी कि जो प्लेंटीहेल्मिन्थीज है तो उसमें एक वैरायटी होता है फीता कृमि, तो उसमें आहार नाल होता ही नहीं है। अगला पॉइंट है, इनका श्वसनांग कंकाल तंत्र रुधिर परिवहन तंत्र विकसित नहीं होते हैं। यह उभयलिंगी जंतु हैं, अर्थात एक ही शरीर में
नर एवं मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो प्लेनेरिया, यकृत परिणाम या फैसियोला, टीनिया, शिस्टोसोमा शिस्टोसोमा ये सभी प्लेंटीहेल्मिन्थीज के उदाहरण हैं, जैसा कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। प्लेनेरिया टिपवर्म और फ्लेम सेल। अगला संघ है चौथा संघ एस्केलेमेंथीज। चौथा संघ है एस्केलेमेंथीज। इन जीवों का शरीर अखंडित तथा द्विपार्श्व सममित होता है। अब आप लोगों को बार बार अखंडित या द्विपार्श्व सममित समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने इसको पार्ट सेकंड में आपको विस्तार से समझा दिया है। और एंडोडर्म एक्टोडर्म यानी कि जितने भी ये मुश्किल हैं समझने में, उनको मैंने आपको पहले ही समझा दिया है द्विपार्श्व। लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ, द्विपार्श्व का मतलब होता है जिन जंतुओं को बीच से अगर काटें तो दो समान भागों में बट जाएं, उन्हें द्विपार्श्व सममित कहते हैं। तो द्विपार्श्व सममित होता है। ये लंबे और बेलनाकार कृमि हैं, अतः ये गोल कृमि राउंड वॉर्म कहलाते हैं। इनके शरीर में मिथ्या देह गुहा पाया जाता है, जो कूटसीलोम कहलाता है। इन जीवों में आहार नाल विकसित तथा मुख द्वार एवं गुदा एनस भी उपस्थित होते हैं। अन्य अंग तंत्र जैसे श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं होते हैं। यानी कि जो प्लेंटीहेल्मिन्थेज हैं, इनमें एनस यानी गुदा और मुख तो होता है, लेकिन इनमें सांस लेने वाला तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। अगला पॉइंट है, यह एक लिंगी होते हैं, अर्थात नर एवं मादा अंग अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं। ये अधिकांशतः परजीवी होते हैं तथा अपने पोषकों में रोग उत्पन्न करते हैं। एस्केरियासिस तथा फाइलेरिया रोग ऐसे ही कृमियों के कारण उत्पन्न होता है। उदाहरण एस्केरिस, बुचेरिया बुचेरिया, हुकवर्म एवं एनकाइलोस्टोमा पिनवर्म। जैसा कि हम ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये सभी प्लेंटीहेल्मिन्थीज के उदाहरण हैं। ये है बुचेरिया, ये है पिनवर्म, ये है एस्केरिस। तो ये सभी, और यहाँ पर भी आप छोटे रूप में देख सकते हैं, ये सभी प्लेंटीहेल्मिन्थीज के उदाहरण हैं। अगला है पांचवा संघ एनेलिडा। अब एनीलिडा संघ में यह जंतु साधारणतः स्वतंत्र जीवी, कुछ परजीवी जैसे जोंक, डिप्लोब्लास्टिक तथा द्विपार्श्व सममित होते हैं। ये स्थल एवं जल दोनों जगह में पाए जाते हैं। स्थलीय यानी लिड नमी युक्त मिट्टी में पाए जाते हैं। अब जलीय यानी लिड मृदु जलीय तथा लवणीय दोनों में पाए जाते हैं, यानी कि जो मीठा पानी है उसमें भी पाए जाते हैं, और लवणीय यानी कि जिसमें लवण, जैसे हमारा समुद्री जल है तो वह लवणीय जल है, उसमें भी पाए जाते हैं, यानी कि दोनों जगह पाए जाते हैं। इन जंतुओं में वास्तविक देह गुहा पाया जाता है। शरीर में अनेक खंड होते हैं। प्रचलन कांटेनुमा सूक द्वारा होता है। अगला पॉइंट है, इन जंतुओं के अंग तंत्र विकसित एवं सुव्यवस्थित होते हैं। इनमें अस्पष्ट पाचन तंत्र, नालिकाकार आहार नाल, श्वसन तंत्र, बंद रक्त परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, दोहरी ठोस डबल सॉलिड अधीरिय तंत्रिका रज्जु पाए जाते हैं। यह जंतु एक लिंगी एवं उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। उदाहरण नेरेस, समुद्री चूहा, केंचुआ, जोंक आदि जैसे आप यहाँ देख भी सकते हैं। यानी कि अर्थवॉर्म यानी कि केंचुआ, ये सभी संघ इस संघ के अंतर्गत आते हैं। अगला छठवां संघ है संघ ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा संघ
संघ जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। यानी कि जो ऑर्थोपोडा संघ है इसमें इसमें जंतु जगत के यह सबसे बड़ा संघ है अर्थात ज्ञात जंतुओं की संपूर्ण संख्या के करीब 75% ऑर्थोपोडा इसी संघ के सदस्य हैं। ये जल मेदुजलीय एवं समुद्री तथा स्थल स्थल के सभी प्रकार के वास स्थानों पर पाए जाते हैं। यानी कि जो ऑर्थोपोडा संघ है वह सबसे बड़ा संघ है। यानी कि जो पृथ्वी पर जितने भी ज्ञात जंतु हैं उनका 75% इसी संघ में रखा गया है। और ये समुद्र समुद्री जल मीठे जल समुद्री जल और धरती सभी जगह पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है ये स्वतंत्र जीवी तथा परजीवी दोनों होते हैं। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित डिप्लोब्लास्टिक तथा खंडित सेगमेंटेड होता है। इन जंतुओं में मजबूत संधित उपांग जॉइनेड एपेंडिगस होते हैं। इनका संपूर्ण शरीर कठोर निर्जीव क्यूटिकल के बाहर कंकाल एक्सोस्केलेटन से ढका होता है। इन जंतुओं की देह गुहा में रक्त भरा होता है, इसलिए देह गुहा हीमोसील कहलाता है। आहार नाल पूर्ण विकसित होता है। मुख के चारों ओर मुखांग माउथ पार्ट्स होते हैं। श्वसन गिल्स गिल्स पैकिया या बुक लंग लंग द्वारा होता है बुक लंग द्वारा होता है। अगला पॉइंट है इन जंतुओं में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है अर्थात रक्त नालिकाओं के अभाव में हीमोसील में ही प्रवाहित होता है। इन जंतुओं के उत्सर्जी अंग में मेल पीगियन नालिकाएं होती हैं। ये एक लिंगी होते हैं। अगला पॉइंट है इन जंतुओं के जीवन चक्र में कई अवस्थाएं हो सकती हैं जैसे कीटों मक्खी मच्छर तितली आदि में अंडा से लार्वा से प्यूपा तथा अंततः प्यूपा से वयस्क कीट बनते हैं। इसे कायांतरण मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। उदाहरण झींगा केकड़ा तिलचट्टा मच्छर मक्खी गोजर बिच्छू भृंग आदि। जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं ये सभी ऑर्थोपोडा संघ के जंतु हैं। अगला 7वां है संघ मोलस्का यानी कि फाइलम मोलस्का। इन जंतुओं का शरीर अखंडित तथा द्विपार्श्व सममित होता है असममित होता है लेकिन टॉर्सन नामक प्रक्रिया के कारण कई मोलस्का का शरीर असममित हो जाता है जैसे घोंगा। अगला पॉइंट है इन जंतुओं का शरीर एक कोमल झिल्ली द्वारा ढका रहता है जिसे जिसे प्रोब या मेंटल कहते हैं। शरीर प्रायः कैल्शियम कार्बोनेट के एक कवच सेल से ढका रहता है। अगला पॉइंट है इनका हृदय पृष्ठ भाग में हृदयावरण के अंदर स्थित होता है और रक्त परिसंचरण तंत्र खुला होता है। अगला पॉइंट है श्वसन गिल्स ट्रेनिडिया या फुफ्फुस के द्वारा होता है। इनकी देह गुहा छोटी होती है पाद छोटी होती है यानी कि जो इनकी देह गुहा होती है वह छोटी होती है और पाद यानी कि पैर भी छोटे होते हैं एवं पाद पेशी युक्त होता है। अगला पॉइंट है यह जंतु सामान्यतः एक लिंगी होते हैं कुछ दो लिंगी भी होते हैं। उदाहरण के लिए है काइटन घोंगा सीप ऑक्टोपस सीपिया जैसे कि हम यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं। ये है मोलस्का संघ के जंतु। अगला संघ है 8वां संघ एकाइनोडर्मेटा। इस संघ के जंतु समुद्री होते हैं। ये भ्रूणावस्था में द्विपार्श्व सममित किंतु प्रौढ़ावस्था में त्रिज्यक सममित यानी कि रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। इनकी त्वचा के नीचे कैलकेरियल प्लेट्स होते हैं। त्वचा के
ऊपर जहां तहां कांटे निकले होते हैं, इसलिए इन्हें इकाइनोडर्म कहते हैं। इकाइनोडर्म कहते हैं। अगला पॉइंट है, इनकी देह गुहा विकसित होती है। इसमें एक विशेष प्रकार का जल परिवहन तंत्र या जल संवहन नाल तंत्र नाल तंत्र होता है, जो प्रचलन लोकोमोशन तथा श्वसन में सहायक होता है तथा यह जीव एक लिंगी होते हैं। उदाहरण उदाहरण तारा मछली, समुद्री खीरा, सी अर्चिन, बिटर स्टार, एंटीडोन आदि। जैसा कि हम यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, ये सभी इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव हैं। एस्टेरियस, ओफियूरा, इकाइनस, एंटीडोन, कुकुमेरिया, ये सभी इकाइनोडर्मेटा के उदाहरण हैं। अगला 9वां संघ है प्रोटोकार्डेटा। इस संघ के जंतुओं में नोटोकार्ड उपस्थित होता है। नोटोकार्ड लचीली छड़ के समान रचना है, जो शरीर के पृष्ठीय तल पर स्थित होती है। नोटोकार्ड जीवन के किसी अवस्था या संपूर्ण जीवन काल में उपस्थित होती है। अगला पॉइंट है, इस जंतु संघ के एक उपसंघ हेमिकार्डेटा में नोटोकार्ड उपस्थित होता है, परंतु तंत्रिका रज्जु नोटोकार्ड अनुपस्थित होता है, परंतु तंत्रिका रज्जु नोटोकार्ड उपस्थित होता है। अगला पॉइंट है, तंत्रिका रज्जु शरीर के अग्रभाग तक ही सीमित रहता है तथा यह कार्डेटा तंत्रिका रज्जु के समान होता है। अगला पॉइंट है, यह द्विपार्श्व सममित तथा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके शरीर में वास्तविक देह गुहा ट्रूसीलोम पाई जाती है। क्लोम जोड़े छिद्र या गिल ग्रेसनी में खुलते हैं। उदाहरण बेलोनोग्लोसस, इसे एकर्ण वर्म कहते हैं। हार्डमेनिया, एम्फिओक्सस या वेकीओस्टुमा। अब अगला संघ 10वां संघ है हमारा, वह है संघ कार्डेटा। इस संघ के जंतु जल और स्थल में पाए जाने वाले डिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट त्रिस्तरीय सीलोमेट जंतु हैं। इसमें नोटोकार्ड या पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है। अधिकांश कार्डेटों में यह उपस्थित या अस्थि के बने एक अंतःकंकाल कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी में परिवर्तित होता है। इन जंतुओं में ग्रेसनी क्लोम या ग्रेसनी गिल छिद्र उपस्थित होते हैं। ये जिन कार्डेटा के प्रौढ़ अवस्था में नहीं होते हैं, उनकी भ्रूणीय अवस्था में अवश्य मिलते हैं। अगला पॉइंट है, इन जंतुओं में पृष्ठीय नलाकार या खोखला तंत्रिका रज्जु उपस्थित होता है। इनका रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद होता है, अर्थात रक्त का प्रवाह बंद नालिकाओं में होता है। इन जंतुओं का हृदय औदरिक सतह पर स्थित होता है। इनकी पुच्छ गुदा के पीछे स्थित होता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख भी सकते हैं। इस प्रकार हमने एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर 8 में, जिसमें हम पढ़ रहे थे वर्ग की यानी कि टेक्सोनोमी का पार्ट 3 कंप्लीट किया। अब पार्ट 4 हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार नोट्स पाने के लिए। तो वीडियो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।